नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज़ पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हिंद महासागर में भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। एक दूसरे का जो प्रभाव क्षेत्र है उसको कम करने और अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए हिंद महासागर में अलग अलग देशों के साथ रिश्ते और अलग अलग जगह पर अपने बेस बनाने की एक कोशिश चल रही है। आखिर हिंद महासागर क्यों इतना अहम है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ बृजभूषण शरण सिंह और विनेश फोगाट, ये वो नाम है जिसने 2024 के चुनाव पर अपनी छाया बिल्कुल बनाए रखी, लगातार सुर्खियों में बटोरते रहे, क्योंकि हरियाणा से लेके इसका प्रभाव आपको उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल तक पहुंचता दिख रहा था। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चूंकि बिल्कुल हरियाणा से लगा हुआ क्षेत्र है, तो आपको खाप पंचायतों की धमक भी दिख रही थी जो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ थे। बड़ा इंटरेस्टिंग बात हुई कि बृजभूषण शरण सिंह विनेश फोगाट के जिले पहुंच गए, यानी चरखी दादरी, जहां की विधानसभा से विनेश फोगाट जीती है कांग्रेस से, वहां पहुंचे और मंच से कहा कि मैं एक शरीफ आदमी हूं। ये अलग बात है कि उनका ऐसा कहते ही वहाँ जितने तमाम लोग उपस्थित थे वो बड़ी हंसी के साथ, एक जोर के साथ एक हंसी की आवाज़ आई। लेकिन ये आखिर बृजभूषण शरण सिंह वहाँ कर क्या रहे थे, इस पर बातचीत करेंगे। इसके साथ साथ एक जो आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद राग दरबारी पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी होगी, तो मेरी पहली राय यही है कि आप उस किताब को तुरंत खरीद कर पढ़ लें। श्रीलाल शुक्ल का वो एक ऐसा भारतीय राजनीति पे कहा इतना गहरा और तीखा व्यंग है जो आज भी इस मौजूदा राजनीति पर भी कहीं ना कहीं अप्लाई होता दिख रहा है। वहाँ उस पूरे ग्रंथ में अलग अलग चीज़ें हैं। उसको श्रीलाल शुक्ल चूँकि कोऑपरेटिव से ही थे और बाद में आईएएस रिटायर हुए हैं, तो वो कोऑपरेटिव क्षेत्र को इतने अच्छे से जानते थे, लिहाजा उन्होंने गांव की कहानी के साथ साथ पूरे देश के करप्शन को, जो गांव का होता है, उसको बहुत ही हास्यजनक तरीके से उसको कहा गया। और फिर उस तरह की कोई किताब लिखी भी नहीं। भारतीय जो साहित्य है उसमें इस तरह की किताब अपने आप में वो अनूठी है। तो उसमें मैं इसका किताब का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि वो बिहार में चुनाव है और जो वो किताब का रिश्ता है वो आपको बिहार या यूपी का ही एक गांव हो सकता है, जहां बैठकर हिंदुस्तान की पूरी राजनीति को किस तरह से वो बिखरी, किस तरह से उसमें करप्शन आया और किस तरह जातिवाद और तमाम संस्थाओं की सड़न उसमें दिखाई देती है, वो आपको बिहार के मौजूदा चुनाव से पता नहीं क्यों जुड़ती दिखाई देगी। उसमें एक प्रसंग है, चूँकि हम लोग वहीं से शुरुआत कर रहे हैं, फिर बाद में जाएंगे अलग खबर पर, कि बिहार में जो है अब एक नया जीत का फॉर्मूला है या चुनाव लड़ने का नया फॉर्मूला हो गया। वो है कि हर बात के लिए आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचिए। राग दरबारी में 3 चुनाव के तरीके थे। मैं पहले वो बता देता हूं कि वो 3 चुनाव जीतने की 3 तरकीबें, एक रामनगर वाली, दूसरी नेवादा वाली और तीसरी महिपालपुर वाली। तो ये तीनों जो बड़ी अलग चुनाव जीतने की तैयारियां थी, इनको उन्होंने बड़े व्यंग्यात्मक पूर्ण तरीके से कहा है। लेकिन मुझे अब मौजूदा समय में लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक चौथी चुनावी नीति बन गया। हर समय, या तो चुनाव के पहले, चुनाव के बीच में, फिर चुनाव के बाद, ये तमाम चीज़ों का फैसला अब सुप्रीम कोर्ट में होता है। ना तो चुनाव आयोग पर लोगों को यकीन है, ना ही राजनीतिक प्रक्रिया पर यकीन है, और ना ही चुने गए लोगों पर यकीन। और फिर आखिर में ये जो बेयकीनी है ये आम जनता तक चली जाती है। जब कई बार आपने देखा होगा कि मेरे एडिटर रहे आशुतोष जैसे लोग जनता से भी फिर बाद में नाराज हो उठते हैं, क्योंकि जनता उनके मुताबिक फैसले नहीं कर रही होती। हालांकि उससे पहले वो चुनाव प्रक्रिया को भी गलत बताते हैं। और अब फिर बिहार के चुनाव की पूरी लड़ाई वापस सुप्रीम कोर्ट में आ गई। सुप्रीम कोर्ट में बहस आज हो सकती है, कल भी हो सकती है, क्योंकि मतदाता सूची जो वोटर लिस्ट के अंदर स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन चल रहा है उसके मसले को लेकर वहां पहुंच गए हैं, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों के चुनाव के, मतलब जो उनका वोटिंग राइट है, उस पर असर पड़ता है। इस बात के साथ वहां पहुंचे हैं। तो आखिर एक तो हम लोग ये देखेंगे कि अब बिहार की चुनाव के इर्द गिर्द ही खबरें हैं। बहुत सारे लोग उसको शायद इंटरेस्ट आता है, नहीं आता, लेकिन मैं बिहार के चुनाव को काफ़ी अच्छे से, क्योंकि चुनाव मुझे लगता है कि बिहार के एक उत्सव की तरह होते हैं, अलग अलग रंग दिखते हैं, और भारतीय राजनीति का कम से कम हिंदी बेल्ट के अंदर जो भी बदलाव आना होता है वो वहाँ से उभर के दिखने लगता है। तो हम अगर इस वक्त देखें तो जो बिहार में चुनाव के लिए अलग अलग खेमाबंदी होगी, अभी तक कोई भी ये तय नहीं कि जो पार्टी जिस गठबंधन में अभी दिख रही है वो चुनाव होते होते तक वहाँ उस गठबंधन
गठबंधन में रहेगी या नहीं, या उनके क्या इरादे हो सकते हैं। अगर हम लोग कल की घटना देखें तो चिराग पासवान ने 243 की 43 सीटों पर लड़ने का घोषणा कर दी। अगर वो सब पर लड़ेंगे या चिराग पासवान सब पर लड़ेगा, वो ये कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो एक अपने अलग पंख तोड़ रहे हैं। लेकिन आप ये देखेंगे, उन्होंने कहा कि सब पे चिराग पासवान लड़ेगा, इसका मतलब ये जब चुनाव समझौता होगा वो ये भी कह सकते हैं कि चाहे वो किसी भी पार्टी का गठबंधन से हो, वो चिराग पासवान है। तो इस पर हम लोग बात कर सकते थे, लेकिन हम आगे जाते हैं कि कोर्ट में आज ऐसा क्या हो सकता है। कोर्ट में ये बहुत सारे लोगों से आपने समझ लिया होगा, फिर भी मैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो है इसको एक बार बता देते हैं, क्योंकि ये इसका ही उद्देश्य था कि ये जो बनाया गया, चुनाव आयोग का कहना है कि इसमें मतदाता सूची जो है उसकी एक बार फिर प्योरिटी बनानी है, यानी उसकी अखंडता और उसकी सटीकता को सुनिश्चित करना है। 2003 में इससे पहले पुनरीक्षण हुआ था, यानी जो सूची बनी थी वो 2003 में उसमें एडिशन और उसमें डिलीशन किए गए थे। हालांकि मैंने जाकर देखने की कोशिश की 2003 में कितने नामों को हटाया गया, कितनों को जोड़ा गया, ये कोई बहुत ही सरकारी या ऑफिशियल कोई डाटा वहाँ नहीं उपलब्ध है, और इस पर लोग अलग अलग तरीके से अपने जो अनुमान है वो सब करते हैं। तो उन अनुमानों से तो कोई नियम बनता नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो मतदाता सूची में जो ECI ने कहा, यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस इंटेंसिव स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लिए कहा है, वो ये कहा है कि अगर हम लोग देखते हैं उसको कि भाई हम लोगों को ये तय करना कि केवल भारतीय नागरिक इसमें शामिल हो, कोई दूसरा अयोग्य व्यक्ति ना हो। और इसमें बूथ लेवल के अधिकारी घर घर जाकर बाकायदा फॉर्म वितरित कर रहे हैं, और कुछ दस्तावेजों की, ये 11 दस्तावेज हैं जिनकी सूची दी गई। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आधार और वोटर लिस्ट नहीं है, जो आपकी पुरानी वोटर लिस्ट है उस वोटर लिस्ट को उन्होंने उस पर डाल दिया है, चुनाव आयोग ने उसको, उस पर सब लोग जाकर देख सकते हैं उस पर कि ये फॉर्म। फिर लेकिन जब इस पर विवाद शुरू हो गया, इसी की कहानी शुरू हुई कि साहब दस्तावेज नहीं है। इस देश में दस्तावेजों की बड़ी दिलचस्प लड़ाई है। जब आपको ज़रूरत होती है वो मिल जाते हैं, और जब आपको लगता है कि इनका ना मिलना ज़्यादा बेहतर है तो वो अचानक गायब हो जाते हैं। तो जिन 11 दस्तावेज़ों की बात की गई है उनमें से किसी के भी लिए, किसी भी देश में वो दस्तावेज उसकी नागरिकता को प्रमाणित कर सकते हैं या उसको नागरिकता से हटा भी सकते हैं। ये तमाम दस्तावेज 11 वो हैं, पैन कार्ड है, तमाम चीज़ें हैं उसमें। आपका जन्म प्रमाण पत्र है, आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट का हो सकता है, आपकी कॉलेज का हो सकता है, आपके शहर की नगर पालिका का हो सकता है। इस तरह के उन्होंने 11 दिए हैं। लेकिन बस जब विवाद हुआ तो उन्होंने ये भी कह दिया ECI ने कि भाई फॉर्म बिना दस्तावेजों के आप जमा कर दीजिए, और अगर बाद में क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस के होंगे तो उस दौरान फिर आप जमा कर सकते हैं। यानी ये बात नहीं है कि सब नहीं है तो आप नहीं भर सकते, तो आपके लिए चुनाव भरना वो ज़रूरी था। अब मतदाता सूची जो 2003 में शामिल थे उन सब को छोड़ दिया गया, यानी 4.96 करोड़ के करीब जो मतदाता उस वक्त थे उनको उन्होंने पूरी तरह मान लिया कि वो वैध हैं, इसलिए उस पर कोई भी दस्तावेज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमको इन्होंने क्या किया कि जो ड्राफ्ट रूल हैं वो 1 अगस्त को प्रकाशित होंगे, और अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को की जाएगी, यानी सितंबर अक्टूबर तक चुनाव खिंच जाएगा, उस समय तक थी। अब क्या हुआ है कि जब ये सब तो आपने सुना, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट जो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म पहुंची, ADR आपने देखा होगा, अलग अलग जगह से जो तमाम उम्मीदवार होते हैं उन पर कितने मुकदमे होते हैं, उनका डिटेल्स क्या है, ये सब चीज़ों पर ADR ने पहले बहुत काम किया हुआ था। और कुछ राजनीतिक दल आप समझ गए, माफ़ कीजिएगा, वो विपक्ष के होंगे, चूँकि विपक्ष ही वहाँ तक पहुँचेगा, चाहे वो कोई भी पार्टी हो सकती है। इस समय विपक्ष, चूँकि वहाँ विपक्ष RJD, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग हैं तो वही पहुंचेंगे। दूसरे कहीं अगर BJP होगी बंगाल में तो वो आएगी। तो यहाँ राष्ट्रीय जनता दल और तृणमूल कांग्रेस ने कोर्ट में याचिका दायर की है जो ESI के जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ है। इनका कहना यह है, जिस पर अब बहस होगी, मैं फिर इसलिए कह रहे हैं, इस खबर को हम लोग इसलिए पढ़ना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी विधा में बदल गया है कि अब आपको एक जो एरिस्टोक्रेसी की तरह कहें कि डेमोक्रेटिक सेटअप में हर चीज़ का फैसला अब वहीं होने लगा। कल को हो सकता है कि चुनाव के फैसले भी वहीं से ये हो जाए कि किसको, कैंडिडेट को खुद से घोषित कर दिया जाए, क्योंकि आपका न जनता पे यकीन रहा, ना सिस्टम पर यकीन रहा, और ना ही फिर आप जो जीते गए जो प्रोसेस है उस पर यकीन कर रहे हैं। इस समय
पार्टियां यही कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अब जो याचिकाकर्ता हैं उनका कहना है कि ये अनरीजनेबल टाइमिंग और मैनर्स है, ये कोई ना तो समय सही है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले, नवंबर 2000, क्योंकि अब सितंबर तक वो होगा तो ये मुश्किल है कि सितंबर से पहले चुनाव कर दिए जाएं। तो वो उन्होंने कहा कि इसमें जो SCR पहले ही कर चुका है, ये ऐसे में इतना बड़ा गहन पुनरीक्षण करना संदिग्ध है, यानी वोटों की चोरी करना या वोटों को गोलबंद करना, वोटों की नज़रबंदी करना, ये अलग अलग शब्द आपको वहाँ सुनने को मिलेंगे। जो याचिकाकर्ता ने इसमें भी कहा है कि पिछले साल 2024 अक्टूबर से जनवरी 2025 तक स्पेशल समरी रिवीजन किया जा चुका है, जिसमें जो प्रवासन यानी जो माइग्रेट करने बाहर गए हुए और जो अयोग्य हैं यानी जिन्होंने फर्जी तरीके से अपना नाम शामिल कर लिया था, उनको हटाने का काम किया जा चुका। लिहाजा इतने कम समय में फिर से दोबारा उसकी ज़रूरत नहीं है। उनका कहना ये कि जो विपक्ष है जिसकी सबसे बड़ी वो है, उसकी दिक्कत यह है कि अगर लाखों मतदाताओं को चुनाव से पहले से मताधिकार वंचित हो जाता है तो उससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और लोकतंत्र की मूल संरचना बाधित होती है। वो बार बार कह रहे स्ट्रिंजेंट डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड एक्सक्लूशंस। उनका कहना यह है कि जो ये दस्तावेज़ हैं ये बहुत ही जो 11 दस्तावेज मांगे अपनी और माता पिता की नागरिकता साबित करने के लिए 11 विशिष्ट दस्तावेज मांगे, जिसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसे सामान्य पहचान दस्तावेज शामिल नहीं है। पूरे देश में नकली आधार कार्ड बनाने की जैसे फ्रेंचाइजी मिल रही हो, सब तरफ आपको हर तरफ नकली आधार कार्ड मिलते दिखते हैं, यहाँ तक कि कथावाचकों के पास भी 2-2 मिल रहे हैं अगर हम देखते हैं। इसके अलावा राशन कार्ड के तो हज़ारों आप देखते हैं, हर बार उनमें से फर्जी राशन कार्ड की छटाई होती है, तो लिहाजा उनको नहीं शामिल किया गया। लेकिन यही आरोप है, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी सरकार में आएगा तो वो फर्जी राशन कार्ड को साफ करने की एक प्रोसेस को फॉलो करता है। मुझे नहीं लगता कि वो नहीं करेंगे। लेकिन बिहार में बड़ी संख्या में गरीब, प्रवासी मजदूर, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य हाशिए के लोग हैं जिनके पास ऐसे दस्तावेज नहीं है, जबकि आप ये देखेंगे 90% ऐसे तमाम लोगों तक दस्तावेज की पहुंच है, क्योंकि जो धन खातों से लेके तमाम तरह तक पहुंचने के लिए जो बेसिक ज़रूरतें थी अलग अलग जगह पर, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास के लिए, चाहे वो ऋण, जिस तरह से उनको सरकारी सूचना जो योजनाओं की मदद है वो पहुंचाई जा रही, तो वो सब के पास है। लेकिन उन लोगों का मानना है जो वहाँ आयोजन का वो पहुँचे हैं याचिकाकर्ता, कि साहब उनके पास दस्तावेज मिल नहीं सकते, इसीलिए वो जो है बाहर हो जाएं, और ये प्रक्रिया नागरिक से मतदाता सूची होने का बोझ डालती है, जबकि राज्य का कर्तव्य है कि वो लोगों को शामिल करे। तो मुझे लगता है कि ये तो कर ही रहा है भाई, राज्य योग्य नागरिकों को ही शामिल कर रहा, उसी तरफ जा रहा है। और फिर उसके बाद जो चूंकि SCPIL में हमेशा से ये कहा जाता है अनुच्छेद 54, 19, 21 और 335 से और 326 से, यानी धर्म जाति आधार पर कोई भेदभाव नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा कोई नहीं कहा गया कि साहब फला धर्म के लोगों को नहीं जोड़ा जाएगा, फला जाति के लोगों को निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि ये मान के चला जाता है कि साहब मुसलमानों को और बाकी सब पिछड़ी जातियों को सब निकाल देंगे। इसीलिए वोटबंदी का इसमें कहा गया कि इसको वोटबंदी मैंने बताया कि कहा, और ECI ने तो साफ कहा है कि साहब ये जो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मैंडेट है हमारे पास, हम ये करते हैं, 324 की ताकत है, 326 और 1950-21 के तहत ये हमारा कर्तव्य है और हमारा काम है कि हम ये करते हैं। और बिहार में आखिरी जो पूरा इंटेंसिव जो हुआ था वो 2003 में हुआ था, तब से बड़े पैमाने पर बदलाव हुए, नामों का जोड़ना हटना हुआ है। और चूंकि इसलिए ज़रूरी है, दरअसल ये इसलिए भी ज़रूरी है जिन लोगों को लगता है 2003 से, चूँकि जो पहली सरकार है जो लालू प्रसाद यादव के सत्ता में आने के बाद उनके परिवार के पास से जो पहली बार ताकत हटी थी वो 2005-06 में हटी, यानी अगर उस वक्त के चुनाव से पहले जो भी कुछ था वो उस सब में, उसके बाद आपने देखा होगा उस वक्त कितने बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हुआ, लोगों ने बाहर की तरफ निकले, बिहार से बहुत ज़्यादा इधर से उधर लोगों का जाना हुआ। लेकिन 2003 के बाद ये बड़े उस पर कभी भी बड़ा अभियान नहीं चलाया गया, तो इसीलिए ये अभियान चलाया जा रहा है। मतदाता सूची को वेबसाइट पे ECI ने कहा हमने डाल दिया, इसलिए बाद में इसको लेकर बातचीत हो सकती है, वो जाकर देख सकते हैं।
कि किसी भी योग्य मतदाता को उसने कहा है कि सूची से हटाया नहीं जाएगा और अवैध अप्रवासी जो उसके निवासी नहीं है उस इलाके के, उनको हटा दिया जाएगा, उनको करना नहीं दिया जाएगा। यानी इसको अगर हम लोग ये देखें, इस सब पर अब सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी और उसी के बाद तमाम पार्टियां, चूंकि इन बहसों में आप देखेंगे फिर वापस घूम फिर कर वही बातें आएंगी। और मुझे इस बात पर कोई भी मतलब मुझे कम से कम ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत विपक्ष को नहीं मिलेगी। बस अब चूंकि अपनी बातों को पहुंचाने के लिए विपक्ष ने कानून का एक रास्ता खोजा हुआ है। वो जानता है कि अब जो है उसकी बातों को चूंकि आम जनता तक पहुंचाना है तो अलग बात है, लेकिन वो कोर्ट के माध्यम से मीडिया के सहारे तमाम चीज़ों को, अपने मुद्दों को दोबारा रखने की कोशिश करते हैं। तो इसको जो है चुनाव आयोग की इस लड़ाई को मैं कह सकता हूं कि ये चुनाव जीतने का एक नया तरीका बिहार में बना है। अब मैं राग दरबारी की वो आपको थोड़ी सी लाइनें सुना देता हूँ, छोटा छोटा करके सुनाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा है, कि राग दरबारी ने जो 3 तरीके बताए थे चुनाव जीतने के वो क्या थे और ये तरीका चौथा जो जुड़ गया है ये एक नया है। हालांकि आप इनमें से ही उसके पुराने बीज इसी में देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले पूछा गया कि भाई ये कौन सी चुनाव जीतने की तरकीब है, तो रामनगर वाली तरकीब जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि उसमें एक बार 2 उम्मीदवार खड़े हो गए थे, रिपु दमन सिंह और शत्रुघ्न सिंह, दोनों एक ही जाति के थे। तो लिहाजा बड़ी दिक्कतें हो गई क्योंकि एक जाति के जो लोग थे वो बट गए चुनाव में, किसको वोट करें, दोनों अपनी जाति का बिरादरी का वो दे रहे, और दोनों नामों का मतलब भी एक ही निकला, वो भी रिपु दमन शत्रुओं का दमन करता है, शत्रुघ्न सिंह भी शत्रुओं का विध्वंस करता है। तो बड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि अब उन्होंने कहा कि भाई कोई भी जो दूसरे गांव वाले थे तो उनका मतलब ये था कि भाई अब उन्हें हमें क्या लड़ना, अब उनका रहे। अब जो दोनों लोग उम्मीदवारों से वोट मांगने जाते थे तो कहते थे कि भाई हम कौन वोट देंगे, और जो दूसरी जाति के लोग थे उन्होंने कहा साहब हम जो है किसको वोट करेंगे, क्योंकि दोनों अपने से फैसला हो जाएगा, उनकी बिरादरी जिसको तय करना चाहे कर लेगी। अब इस पर दोनों ने देखा बहुत दिन तक कि भाई वो वोट देंगे, उन्होंने कहा कि भाई गलत आदमी को वोट दोगे तो प्रजातंत्र खतरे में पड़ जाएगा, ये लगातार उन दोनों ने कहा। लोग ये समझ नहीं पाए, जो समझे भी उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा गलत आदमी को वोट देने से प्रजातंत्र को कोई खतरा नहीं, तुम वोट दे सकते हो प्रजातंत्र के लिए, इतना ही काफ़ी है, गलत सही तो लगा जाएगा, यानी देख लेंगे, वोट देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि अब क्या करें, तो उन्होंने फिर ये तय किया कि जो एक ने अपने भाई से पूछा कि साहब कितने लोग हमारे अगर मर जाएँ, मैं अगर वो हमारे 25 लोगों को मारें तो तुम क्या करोगे। तो उनके भाई जो वकील साहब थे उन्होंने कहा साहब हम भी उनके 25 लोग मार देंगे। तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे 25 मर गए और चूंकि उनके भी 25 मर गए तो हमारे बाद कौन बचेगा जो संभालेगा। तो वकील साहब ने कहा कि भाई मैं आपका छोटा भाई हूँ, मैं बच जाऊँगा, उनके यहाँ तो 25 में वो सब मर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा फिर कितने लोग अगर उनके मरें कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। उसने कहा कि उनके 40 मर जाएँ तो फिर वो बिल्कुल भी बुरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे अगर उनकी संख्या के हिसाब से। तो लिहाजा उन्होंने क्या किया कि एक दिन एप्लीकेशन दी गई, कोर्ट में पहुंचे और कहा गया कि साहब पूरे गांव में दंगा हो जाएगा, पूरे कत्लो आम हो जाएगा और इस समय हमारे लोगों को आप जो है बचाना होगा। तो पुलिस न्यायाधीश ने कहा कि चलो दोनों को मुचलका बंद कर दो। उन्होंने कहा कि नहीं साहब इस तरह से शांति नहीं हो सकती, कत्लो गारत होगी, लाशें गिरेंगी। तो उन्होंने क्या किया कि दोनों के बंद कर दो, दोनों के 25-25 आदमी बंद करो। तो चूंकि माफ़ करना उनकी संख्या ज़्यादा थी, जो वकील जो साहब पहुँचे थे उन्होंने कहा कि अगर हम उनके 25 बंद करा देते हैं तो हमारे चूंकि 40 हैं परिवार में तो 15 फिर भी बच जाएंगे। तो लिहाजा हुआ क्या कि उन्होंने जाके कोर्ट के सामने, चूंकि जज साहब के सामने पुलिस वाले भी यही कह रहे थे साहब दंगा होगा, फायरिंग होगी, लिहाजा गांव में उत्पात हो सकता है, तो आप बंद कर दिए। तो दोनों को बंद कर दिया गया और चूंकि वकील साहब के लोग ज़्यादा थे 15 लोग, और इस तरह से चुनाव जीत लिया गया। तो चुनाव में लोगों को जो मारने का तरीका मतलब अदालती तरीके से ये पहले से बताया गया और इसको रामपुर वाली वो तरीका बताया गया। दूसरे जो है वो वाली दूसरी फिल्म जो अलग चीज़ थी वो ये थी कि भाई साहब अब नेवादा वाली में ये था कि वोटिंग का टाइम ही बता दो, यानी अपनी घड़ी का जो चुनाव कराने वाले लोग हैं वो अपनी घड़ी का टाइम 1.5 घंटा पहले कर दिए हैं। अब जब तक दूसरे लोग पहुँचे, जिस अपने समय पे टाइम पे पहुँचे, तब तक तो 1.5 घंटे की वोटें ज़्यादा पड़ चुकी थी।
और उस पर उन्होंने हल्ला मचाया। तो चूंकि घड़ी के अंदर मैकेनिकल कमी हो सकती है, इसको लेकर अदालत में भी फैसला ये हुआ कि हाँ हो सकता है कि कोई कमी हो, लेकिन चूंकि वोट के लिए पहले से कह दिया गया था कि वोट शुरू हो गया, घर के दरवाजे पर भी कहा गया, भले ही वो दरवाज़ा उनका अदालत के वो जो जीतने वाला प्रधान है उसके घर के आसपास का ही रहा हो, लेकिन वो चूंकि कह दिया गया था लिहाजा लीगली फॉर्मेलिटी पूरी की गई और इस तरह से दूसरे वाली तकनीक भी पूरी हो गई, नवादा वाली। आप समझ रहे हैं ये कहाँ इस्तेमाल हो रही है कि जब टाइमिंग को लेकर हल्ला मचाया जाता है कि देर हो गया, बाद में ज़्यादा हुआ, तो ये सब उस समय चल रहा है। अब इसके बाद तीसरा उन्होंने कहा कि तीसरा जो मामला था ये तो आदर्शवादी तरीका था। अब तीसरा जो है ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग तरीका था कि एक जो मैं माफ़ कीजिए इसी तरह कह रहा हूँ कि ब्राह्मण्स और दलित के बीच में हो गया शुरू, और इसके बाद एक बड़ा ताकतवर जो है नैरेटिव बन गया कि किस तरह से बदलाव होगा, पीडीए की तरफ से होगा, ये होगा। और पंडित जी जो है बड़े चिंतित थे क्या करें, तो अचानक वो एक बाबा की शरण में जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि अच्छा चुनाव तो जीता जाएगा, और उसके बाद वो गांव पहुंचते हैं, पूरी तरह से एक माहौल बनता है, बाबा जी पूरा माहौल बना देते हैं। और माहौल बनने के बाद फिर ये होता है अचानक एक दिन बाबा जी जब पूरा गांव तमाम चीज़ों से मुक्त हो चुका होता है, जातिवाद और तमाम बंधनों से, क्योंकि ये 10-15 दिन का पूरा कैंपेन चलती है, तो उसमें बाबा जी जो रोज़ सुबह शाम कीर्तन भी कर रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं। तो उसके बाद वो अचानक एक दिन कहते थे भाई चुनाव का तो फैसला हो चुका है, अब ये अच्छा काम करेगा प्रधान। लोग कहते हैं कि अभी तो चुनाव हुआ नहीं, कहने लगे नहीं बस हमारी तरफ से तो हो गया, भगवान ने इनको निर्धारित कर दिया, और इस तरह से महिपालपुर की तरीके से पंडित जी जो है प्रधान बन जाते हैं। तो ये जो तरीके हैं जो राग दरबारी में आप इसको बड़ा तौर पर पढ़ेंगे, बड़े ही हास्य व्यंग तरीके से दिया गया। मैं तो चूँकि इस खबर को आपको समझाना चाह रहा था कि कैसे एक और तरीका अब अदालतों का मान लिया गया, ये भी एक शुरू हो गया है। तो हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये सब तरफ चल रहा है। अब हम देखते हैं कि अदालत का ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी और क्या इसी तरीके से ख़त्म होगी, क्योंकि चुनाव तो चल ही रहा है, हम लोग देख ही रहे हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अब हम वापस आते हैं उस खबर पर जो बृजभूषण शरण सिंह की। दरअसल बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जब 2023 में आरोप लगने शुरू हुए थे तो उनको इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि वो चुनाव से ही बाहर हो गए। वो चुनाव में भी लड़ नहीं पाए और चुनाव उनको छोड़ना पड़ा और उनको अपने बेटे को चुनना पड़ा, मतलब माफ़ कीजिएगा, लड़ाना पड़ा और उसको जनता ने चुन लिया। अभी भी लेकिन बृजभूषण शरण सिंह आपको चुनौती देते दिखेंगे, बल्कि उनके बेटे की शक्ल शायद बहुत सारे लोगों को तो अभी मालूम नहीं होगी, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह अभी आप देखें कभी वो अखिलेश यादव की भी तारीफ़ करते दिख रहे हैं, अखिलेश यादव भी अब उनके लिए तारीफ़ करते हैं, तो बहुत सारे सवाल वहाँ उठने लगे अचानक कि कहीं वापस तो नहीं जा रहे हैं या कुछ ऐसा तो नहीं बृजभूषण शरण सिंह कुछ कर रहे हैं। क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह की बहुत दिली इच्छा अयोध्या है, अयोध्या उनकी सीट के तौर पर, चूँकि अपने राजनीतिक उसकी शुरुआत उन्होंने की थी और अयोध्या मूवमेंट में वो हिंदुस्तान में गिरफ्तार होने वाले पहले आदमी के तौर पर थे जिनको मुलायम सरकार ने गिरफ्तार किया था। तो इसीलिए उनको लगता है अयोध्या उनके लिए बहुत ज़रूरी है और वो बीच बीच में अपने दांव दिखाते रहते हैं। लेकिन इस बार तो उन्होंने विनेश फोगाट के गांव चरखी दादरी में, चूँकि वहाँ जो एक प्रोग्राम उनकी ही बिरादरी के लोगों ने कराया था तो वो वहाँ पहुँचे थे। अब वहाँ उन्होंने एक प्रधान को भी और योगेश्वर दत्त और एक जो अभी जीत के आई परमार लड़की उसको इंटरनेशनल अवार्ड में उसको इनाम दिया। लेकिन मंच पर जब वो बोल रहे थे कई सारे तंज उन्होंने कसे, पीठ पे वो जो शरीर पे जो इतने घाव खाए होंगे, तुमने भी कुछ दोस्त बनाए होंगे, इस तरह के शेर व शायरी के अंदाज में उन्होंने जब अपनी बातचीत शुरू की तो वो ये बताना चाह रहे थे कि साहब मैंने किस तरह से इस कुश्ती फेडरेशन को, जिसके पास कमी हुआ करती थी, कुश्ती फेडरेशन के पास फंड की कमी हुआ करती थी, उनके प्रोग्राम्स जाने में उनको दिक्कत होती थी, लेकिन उन्होंने बताया कि किस तरह से मैं जो पूरे के पूरे इस हिस्से को, पूरे जो प्रोग्राम्स पूरे इसको रिवैम्प कर दूंगा। और उसके बाद भारतीय कुश्ती में आप देखेंगे एक चेंज भी आया था। लेकिन ये बात सही है कि उनके ऊपर बहुत सारे आरोप पहले से रहे हैं और बाहुबली, और चूँकि ये नया वर्ड हुआ लेकिन वो माफिया वर्ड उनके साथ बहुत पहले से लगा रहा है, यहाँ तक कि दाऊद इब्राहिम के साथी होने का भी उनके पास एक ज़माने में टैग रहा। तो उसके बाद वो जिस तरह से ये विनेश फोगाट और तमाम खाप पंचायतों का जो रोल था उसने बड़ा उस पूरे चुनाव को विचलित किया था। और उसमें चूँकि दीपेंद्र हुड्डा
को बनाना चाहती थी, खाप पंचायतों को लग रहा था वो लड़ाई है, तो ये सब घालमेल हुआ था। अभी तक उस पर बहुत सारे तमाम लोगों के बीच में एक दूसरे को लेकर सवाल जवाब जरूर होते हैं और उसमें जाति का मसला ज़रूर उभर आता है। इसमें भी जैसे हुआ कि जब वो वहाँ पहुँचे, चूँकि बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी से उनका बेटा सांसद है, लेकिन जो वहाँ बीजेपी के विधायक थे वो इस प्रोग्राम से पहले ही निकल लिए। चरखी दादरी के जो विधायक भी थे और जो वहाँ का बीजेपी नेता था, अध्यक्ष भी थे, वो वहाँ मंच से तुरंत गायब हो गए, क्योंकि खाप पंचायत, यानी खाप पंचायतें बेसिकली जाटों की होती हैं। तो जाटों और इस पूरी कुश्ती के बीच में जो फेडरेशन की लड़ाई थी, वहाँ जाट वर्सेस ब्रजभूषण शरण सिंह हो गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा दखल तो मुझे नहीं लगता राजपूतों का इस तरह की उसमें रहा हो कभी कुश्ती के उसमें लड़ाइयों में, चूँकि वहाँ हमेशा से एक चूँकि वही लोग कुश्ती, आपने देखा होगा लड़ाइयाँ भी हुई हैं कुश्ती में भी ज़्यादातर। हरियाणा चूँकि खेल का नया पावर हाउस बन के उभरा है और वहाँ जाट समुदाय की तरफ से बहुत सारे लोग रहे हैं, तो लिहाजा एक फेडरेशन पर उनका रोल भी रहा, चाहे वो सतपाल से ले लीजिए, गुरु हनुमान चंदगी से आगे से लेकर चले जाइए आप नीचे तक, सतपाल, सुशील, ये तमाम लोगों को आप देखेंगे कि फेडरेशन पर उनका कब्जा रहा। ब्रजभूषण शरण सिंह के आने से ही उस कब्जे के टूटने की शुरुआत हुई थी। और फिर दीपेंद्र हुड्डा, चूँकि उसके पिता भी चाहते थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कि भाई अब इसको वापस कैप्चर किया जाए, वापस लिया जाए, और यही लड़ाई, इस पूरे जो आरोप लगे थे उन पर देखी गई या इसकी छाया जरूर दिखाई दी। ये ज़रूर है कि आरोप अभी कोर्ट में चल रहा है, एक अलग जरूर हुआ, पोक्सो का जो है वो तो हट गया, उसमें तो वापसी हो गई, वो पूरा का पूरा केस उन पे सट गया, लेकिन दूसरा केस अभी है, तो वो उन पर बहस होगी, वो अदालत फिर फैसला करेगी, हो सकता है उसमें क्या होता हो। लेकिन हमको चूंकि जो ग्राउंड को भी समझते हैं, जिनको ये समझ आता है कि जातिगत लड़ाइयाँ किस तरह से एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल कर सकती हैं, वो ये समझते हैं कि उसमें क्या हुआ होगा। तो वो चूँकि वहाँ उस मंच पर मौजूद थे, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग ये लगा जब वो मंच से ये कहते हैं कि मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, और इस पर जितने तमाम लोग वहाँ बैठे थे वो हंसने लगे। तो अभी ये शराफत की जंग तो लंबी चलेगी ब्रजभूषण शरण सिंह की, लेकिन अभी ये देखना होगा कि विनेश फोगाट या तमाम लोग, चूँकि अभी साक्षी मलिक का भी आपने बयान देखा और उनके बीच में एक फूट आने लगी कि किस तरह से इस पर कब्जे की एक जंग थी। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी दिलचस्प जंग होगी। लेकिन जो लड़ाई अभी तक ब्रजभूषण शरण सिंह के घर तक पहुंची हुई थी, ब्रजभूषण शरण सिंह उसको लेके चरखी दादरी तक पहुंचते हैं। अभी कोई चुनाव तो है नहीं कि उसका मतलब देखा जाए, लेकिन ये ज़रूर है कि इस समय वो बड़ी दिलचस्पी के साथ वहाँ पहुँच के इस लड़ाई को अब अलग करना चाहते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि आखिर भारत और चीन के बीच में, माफ़ कीजिए, अपनी तीसरी खबर के विश्लेषण की तरफ, जो मेन विश्लेषण मुझे लग रहा था आज करना था, वो ये है कि भारत और चीन के बीच में हम कैलाश मानसरोवर यात्रा को खुलते हुए देख रहे हैं। राजनाथ सिंह और उनके जो मंत्री हैं उनको मिलते हुए देख रहे हैं, रक्षा मंत्री को देख रहे हैं, बाकी तमाम लोगों के साथ भी एक संबंधों को सहज होते हुए देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत आसान सी बात नहीं लग रही है, क्योंकि भारत और चीन इस नई व्यवस्था में अगर वो साथ नहीं चलते हैं तो वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि ये इतिहास हमको समझाता है, और ये इतिहास कोई आज का इतिहास नहीं है, हजारों साल की निरंतरता का इतिहास है, जिसमें ये दोनों एक हिमालय के इर्द गिर्द रहकर दो गहरे पड़ोसी लेकिन एक दूसरे से दूर रहते रहे। दोनों, चीन तो बल्कि एक रहस्य का देश भारत के लिए बना रहा, और भारत चीन के लिए एक गुरुओं का देश, क्योंकि महात्मा बुद्ध के अनुयायियों ने वहां जाकर चीन में काफ़ी कुछ बदलाव किया, और बल्कि चीन की एकमात्र महिला शासिका हु जुनटाई, जिसने राजधर्म बना दिया था, बौद्ध धर्म वहाँ का राजधर्म बन गया था, और उसी दौरान में वहाँ बौद्ध धर्म के बड़े बड़े वो बने, तमाम जो हम लोग शाओलिन टेम्पल्स की और तमाम चीज़ों की देखते हैं, वो तमाम चीज़ें बौद्ध धर्म के उस पर ही प्रभाव के बाद वहाँ दिखाई देती हैं। अब चूँकि 62 से पहले हम लोग सीधे तौर पर नहीं लड़े, और दलाई लामा का मुद्दा जो है आप देखिए फिर गर्म हो रहा है। जैसे ही दलाई लामा अपने अगले दलाई लामा के सिलेक्शन की बात होती है तो चीन इसमें कूद पड़ता है, क्योंकि अब तिब्बत पर उसका कब्जा है, और उस कब्जे को वो किसी भी तरह से अब तो वो नहीं हट तो नहीं रहा है, तो कम से कम ये है, यानी एक बफर स्टेज जो भारत और चीन के बीच में था, उस पर बहुत लंबी अलग से बात हो सकती है कि किस तरह से वो प्रधानमंत्री नेहरू की जो एक रोमांटिसिज्म था चीन को लेकर या कम्युनिज्म को लेकर, उसका नुकसान भारत को
को उठाना पड़ा, नहीं उठाना पड़ा, या जिस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो चुनौती, जो एक तरह से चेतावनी दी थी कि अगले 10 से 12 साल में चीन भारत पर अटैक करेगा, और ये देखिए कि किस तरह प्रोफेटिक थी कि उन्होंने ये आखिरी लेटर पर लिखा था। वो बड़ा ही शानदार ख़त था। अगर किसी राजनयिक की भविष्य दृष्टि को देखना हो तो मुझे लगता है सरदार पटेल के उस लेख को, उस लेटर को पढ़ना चाहिए जो उन्होंने प्रधानमंत्री नेहरू को लिखा था। यहाँ तक कि अपने बीजिंग के दूतावास के राजदूत के लिए उन्होंने लिखा था कि वो अपने से ज़्यादा उनका दिख रहा है, उनके हितों की चिंता कर रहा है। वो एक बहुत ही शानदार लेटर है। मैंने इससे पहले अपनी जो 2-3 साल पहले, जब मैं 3 साल पहले इस पर रहता था, तो उस वीडियोज़ में है, आप उनको देख सकते हैं। वो लेटर बहुत ही खूबसूरत सा लेटर था। लेकिन अब जब हमने गलवान में अपने 20 बलिदान दिए और बदले में चाइना की काफ़ी बड़ी नुकसान पहुंचाया, उसके बाद से ही हमारे संबंध अब उस तरफ पहुंच गए, क्योंकि अब हिमालय हमारे बीच में कोई नैसर्गिक सीमा नहीं है और हमको पूरी दुनिया में दोनों देशों के लोगों को उस पर बढ़ना है। तो मुझे लगता है कि भारत का आंगन, अब मैं चूँकि बहुत लंबी बातचीत से ज़्यादा इस हिंद महासागर वाले पर आज ज़्यादा केंद्रित करेंगे, नहीं तो रेयर अर्थ मेटल पर भी हम देख चुके किस तरह से चीन ने भारत के ऊपर ये एक तरह की स्ट्राइक की हुई है, क्योंकि हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस वक्त उसके बड़े संकट में। हम लोग किसी अलग अलग जगह ढूंढ रहे हैं और अभी मिल नहीं रहा है। अभी सीधी सी बात यह है कि हम विकल्प ढूंढ रहे हैं, लेकिन इसके बाद हमने देखा उन्होंने फर्टिलाइजर्स पर, अगली स्ट्राइक फर्टिलाइजर्स पर थी, जो माइक्रो फर्टिलाइजर्स है, जो सब्जियों में और उस सब में बहुत बड़ा फलों के लिए काम आते हैं, उन पर भी रोक लगाई, क्योंकि उसका भी जो बेस पार्ट्स, वो जो बेस मैन्युफैक्चरिंग के लिए ज़रूरत है वो वहीं से आता है। और हम भारत पूरी दुनिया में अब फलों के निर्यात में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। तो ये एक दूसरी जो चोट थी वो पहुंचाने की कोशिश की। और अब हिंद महासागर, चूंकि हिंद महासागर को भारत को चीन ने लगभग 9 जगह से एक तरह से घेरा हुआ है, क्योंकि हिंद महासागर की ये भारत स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल के साथ और नेकलेस ऑफ डायमंड, ये 2 लड़ाइयाँ हैं जिनको अक्सर फॉरेन पॉलिसी में, कूटनीति में जाना जाता है। भारत का आंगन हमेशा से हिंद महासागर को कहा जाता है, क्योंकि इसमें सेंट्रल है, भारत जो है इसका सेंट्रल है। ये भारत के विदेश मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने ही माना कि भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है, और भारत अब इसको निकलने के लिए कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन को लेकर भारत हमेशा अक्सर उलझन में रहा है कि वो दोस्त है कि दुश्मन है। और चीन हमेशा से पूरी दुनिया में भ्रम रखता है। वो ये कहता है कि कहाँ तो वो पूरी तरह से कम्युनिस्ट हुआ, और फिर उसके बाद उसने कहा कि बिल्ली चाहे लाल हो या काली, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस उसको चूहे पकड़ना आना चाहिए। वो उस तरह की स्थिति में पहुंचा। तो अब हम लोग, भारत का बैकयार्ड क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से अफ्रीका तक, भारत से दक्षिणी महासागर तक फैला हिंद महासागर 20% पूरी दुनिया की जल संपदा का है, जलीय उसको सतह को घेरता है। 7 करोड़ से ज़्यादा वर्ग किलोमीटर का महासागर है, 33 देश हैं, 57 वो हैं, और 66,000 किलोमीटर की ये जो इसमें समुद्री सीमाएं हैं, जो ये 33 देश तक पहुंचती हैं। साथ ही 3 अरब लोग रहते हैं, यानी इतनी बड़ी ताकत है। और भारत इसके केंद्र में है, सबसे ज़्यादा तटरेखा साझा करता है, इसीलिए इस इलाके का नाम शुरू से हिंद महासागर यानी इंडियन ओशन इसको कहा गया था। यहाँ दुनिया का 40% पेट्रोलियम है, यानी यहाँ से जो तेल निकलता है ऑफशोर वाला पेट्रोलियम, वो 40% है, और 1 लाख से ज़्यादा कमर्शियल शिप्स गुजरते हैं, जो 80% समुद्री तेल की सप्लाई जहाँ से होती है। इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि इसका बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर ये किसी भी तरह से रुकावट यहाँ आती है तो मिडिल ईस्ट, यूरोप, अफ्रीका और एशिया का व्यापार ठप पड़ जाएगा। यानी हिंद महासागर में दबदबा कायम करके दुनिया पे आने वाले टाइम में असर डाला जा सकता है। सबसे ज़्यादा जो अहम समुद्री चौक पॉइंट हैं उसमें से दुनिया के 6, उनमें से 4 इसी इलाके में आते हैं। स्वेज कैनाल, हॉर्मुज स्टेट, बाब अल मंदेब स्टेट और मलक्का स्टेट, ये सारे 6 पूरी दुनिया में इंपॉर्टेंट है, उनमें से 4 है। इसीलिए भारत के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इकोनॉमी यहीं से होती है, और चाइना अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इस इलाके से हासिल करता है। और उससे भी बड़ी बात है, अगर उसको ग्लोबल पावर बनना है तो उसका सपना सबसे पहले इसी पर कब्जा करना है। लिहाजा अब नेवल पावर इन्वेस्टमेंट दोनों देश बढ़ा रहे हैं, और अलग अलग देशों में प्रोजेक्ट। अब हम लोग अगर चीन के देखें तो चीन जो है स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स, जो स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स की पॉलिसी है, स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स की, इस नक्शे में मतलब जो अगर हम लोग देखते हैं तो भारत के इर्द गिर्द किस तरह घेरता है। सबसे पहले तो उसने रीम नेवल एयरबेस कंबोडिया में, अप्रैल 2025 में ये नेवल बेस उसका शुरू हो गया, और चीन का साझा बेस है, यानी कंबोडिया और चीन का, यहाँ उसने जॉइंट लॉजिस्टिक सेंटर खोला है। दूसरा कोको आइलैंड म्यांमार में, आपको मालूम है बिल्कुल बराबर में है अंडमान के, और इसको कहा जाता है कि चीन ने इसको 1994 में म्यांमार से लीज पे लिया था और रडार सिस्टम लगाया
लगाया जिससे कि वो भारत का अंडमान निकोबार की तरह की मूवमेंट उसको देख सकता है। अब अगर हम लोग इसको तीसरे पे देखते हैं, क्योंकि म्यांमार का एक और पोर्ट है बेहद करीब है भारत के, ये जो है क्योंक्यू, ये इसको इसने पोर्ट बनवा रहा और भारत के नेवल बेस INS वर्षा से इसकी दूरी महज 1000 किलोमीटर है। तीसरा चिटगांव पोर्ट, अब इस पर चीन की खासी दिलचस्पी है और चीन यहाँ मिलिट्री एक्सरसाइज बांग्लादेश के साथ अक्सर करता है। इसके अलावा पायरा डीप सी पोर्ट भी एक चीनी कंपनी डेवलप कर रही है। दूसरा हम्बन टोटा, आपको मालूम है इसको लेकर भारत और श्रीलंका के बीच में किस तरह की नौबत आई थी। चीन $1.7 बिलियन यानी 1,45,000 करोड़ का कर्ज न चुकाने के कारण 2017 में 99 साल की लीज पर श्रीलंका से इसे लिया था। अब यहाँ चीन के सर्विलांस शिप हमेशा दिखाई देते हैं जिनका भारत विरोध भी करता रहा है, लेकिन श्रीलंका उसको रोकने में अब कामयाब नहीं है। मालदीव का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यहाँ दोनों देश टकरा रहे हैं। मालदीव को लेकर भारत और जो चीन है वो दोनों कोशिश कर रहे हैं और भारत कई बार उसको मालदीव को एक्स्ट्रा वेटेज भी देता है। अब यहाँ जो मोहम्मद मोइज़ू जब से बना है तब से भारत और चीन और उनके रिश्ते बन रहे हैं और ये कहा जा रहा है, इस तरह की खबरें आ रही कि वहाँ भी चीन बेस बना सकता है। ग्वादार पोर्ट जो है पाकिस्तान ने पोर्ट चीनी कंपनी को 43 साल की लीज पर दिया था 2013 में। आज पूरा ग्वादर पोर्ट का चीन के ऑपरेशन जो है चीन के हाथों में है और चीन यहाँ से हॉर्मुज स्ट्रेट पर पूरी तरह से कंट्रोल रखता है। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के तहत ये कंपनी कराची पोर्ट का भी इस्तेमाल करती है जो भारत के बेहद करीब है। चूँकि आपको याद होगा जब कभी साफ स्किन होती है तो मुंबई से कराची की लाइटें लोग देखते हैं, ऐसा बताते हैं, मैंने नहीं देखा लेकिन लोग अक्सर कहते हैं कि यहाँ से वो दिखाई देती है। अब जिबूती नेवल बेस है, जिबूती जो है अफ्रीकी, उसमें उन्होंने पहला नेवल बेस बनाया जो बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर मौजूद है। अगर इस स्ट्रेट को रोक दिया जाता है तो स्वेज कैनाल से होने वाला अफ्रीका और एशिया का ट्रेड रुक जाता है। यहाँ अमेरिका, जापान और फ्रांस, इटली और जर्मनी के बीच अड्डे हैं, लेकिन उसने भी बना लिया। विक्टोरिया फोर्ट सेशल्स है, सेशल्स का आपको नाम याद होगा क्योंकि सेशल्स में भारत की तरफ से जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी तो वहाँ उस नाम का बहुत सुंदर समय पर आया था, तो हम लोगों को वो नाम इसीलिए याद है क्योंकि खूबसूरत तट उसके माने जाते हैं। इसे डेवलप करने के लिए चीन फंडिंग कर रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीकी तट पर भी चीन है, वो पूरी तरह से BRI के तहत घेर रहा था जो भारत को। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2013 में ये बेल्ट एंड रोड जो किया था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो शुरू किया था, उसका मकसद भी ज़मीन और समुद्री रास्ते से एशिया को अफ्रीका और उसके साथ जोड़ने से ज़्यादा भारत के इर्द गिर्द। अब चूँकि 150 देश इसमें समझौते में शामिल हैं तो वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक वो हो सकता है। दूसरा सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है जिसमें सिल्क रोड है पुराना, उसको जोड़ रहे हैं और 21वीं सदी का समुद्री सिल्क रोड बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि भारत इसका जवाब नेकलेस ऑफ डायमंड से दे रहा है। उसने चीन के इर्द गिर्द बना रहे रिंग, भारत की नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी है जो उसका जवाब है। भारत ने चांगी बेस सिंगापुर का है, उसमें 2018 के साथ ये नौसेना भी इसका इस्तेमाल कर सकती है। फरवरी 2025 में INS सुजाता INS वो गए। इसके अलावा सबांग पोर्ट है जो इंडोनेशिया का है, भारत उसका इस्तेमाल कर रहा है 2018 से। इसके अलावा असमतन पोर्ट आइलैंड सेशल्स में भारत का है। टुमकुम पोर्ट ओमान का, ये भी भारत का एक बड़ा पोर्ट है। चाबार पोर्ट ईरान, मंगोलिया से भारत ने अब रिश्ते बनाने शुरू कर दिए हैं जिससे कि हिंद महासागर में सीधे पहुंच होगी। जापान से साझेदारी, वियतनाम से करीबी। इसके अलावा भारत INS वर्षा का जो बेस है उसको भी तैयार कर रहा है। मुझे लगता है कि INS वर्षा चीन के लिए बहुत ही टफ होगा क्योंकि ये चाहे तो चीन के तमाम उसको मलक्का स्टेट और तमाम चीज़ों के रिश्ते को रोक सकता है। अब मॉरिशस भी अगला पॉइंट ऑफ वो बनेगा। तो मुझे लगता है कि चीन के साथ हम बहुत आगे तक बढ़ रहे हैं और ये कहीं एक वॉर की तरफ ना बढ़े ऐसा अभी तो कोई नहीं लग रहा, लेकिन जिस तरह से ये तैयारियां दोनों देशों की हैं वो दोनों देश अब ये समझ रहे, कम से कम भारत अब समझ रहा है कि चीन की जितनी भी मंशाएं हैं वो उसकी शक्ति पर है, क्योंकि चीन ये जानता है कि अमेरिका कभी भी अपने आदमियों को खोता नहीं। अगर अमेरिका किसी को चीन को कंट्रोल करने के लिए किसी को आगे कर सकता है तो वो भारत है। लेकिन मौजूदा समय में ये तमाम चीज़ें बहुत उलझी हुई हैं, ये क्या हो सकता है उस पर बात बाद में होंगी। लेकिन अभी तो हम हिंद महासागर में किस तरह चीन कोशिश कर रहा है भारत को घेरने की और भारत किस तरह से नेकलेस ऑफ डायमंड के साथ उसका जवाब दे रहा है, इस पर बातचीत थी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कीजिए,
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और क्या अगर आपको मेंबरशिप का वो मिला है तो उसको भी बताइए और मुझे उम्मीद है कि आप अगर उसके मेंबर बनते हैं तो हमको उसका सहयोग मिलेगा। नमस्कार।